देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर। ठीक है। अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे हम लोग। तो ध्यान से देखिए क्या है इसमें हमारा। अभिक्रिया की दर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा, पहली हेडिंग डाल दीजिए आप। इसमें पहली हेडिंग है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, क्लियर है। तो अभिकारकों की जो प्रकृति है बेटा, आप देख लीजिए। आपने देखा होगा Zn की अब क्रिया अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊं तो आप देखते हैं ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपने पढ़ा है विद्युत रासायनिक लइके, भोले, शंकर का नाम मांग ले, मन जो करे, फिडकोनी, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इस विद्युत श्रेणी में जो धातु जितनी ऊपर होती है उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होती। तो मान लीजिए यहां पर मैं पोटेशियम के साथ कराता, यहां पर H2SO4 की क्रिया, तो यहां पर K2SO4 बनता और हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक है, अगर मैं यहां पर कॉपर की अपक्रिया कराता H2SO4 के साथ तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होती, H2 गैस नहीं निकलती है। तो देखो बेटा, अभिकारकों की जो है प्रकृति पर ही निर्भर कर रही है। अब देखो ये जिंक अभिकारक यहां पे लिया गया है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन या कह सकते हो पोटेशियम से नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता कम हो गई। अब क्रियाशीलता कम हो गई तो यहां पर ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, नहीं बनेगी, लेकिन वहां पे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। जबकि यहां देखो पोटेशियम जो है जिंक से ऊपर स्थित है, सबसे ऊपर है पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम धातु जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे यहां पर हाइड्रोजन गैस तुरंत निकलेगी। ठीक है ना, तुरंत, यानी कि यहां पे कम समय लगेगा। ठीक है, जबकि यहां पे रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब हमारे अभिकारी पदार्थों की प्रकृति पे डिपेंड है। और यहां देखिए ये सब तो सेम रहा हमारा, इसमें तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया है, मैं चेंज किया है इनको। तो जैसे मैंने अभिकारी पदार्थों को चेंज किया, उनकी प्रकृति को चेंज किया, परिवर्तित कर दिया, तो यहां पे आपने देखा कि रिएक्शन भी चेंज हो रही है हमारी। ठीक है ना, अब क्रिया की रेट है, स्पीड है, वो भी चेंज हो रही है। ये इसकी तुलना में इसमें अधिक समय लगेगा, जबकि इसमें बहुत कम समय लगेगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है। और ये सब किस पे डिपेंड है, अभिकारकों की प्रकृति पे। ठीक है, बिठा दें इसको। चलिए अब लैंग्वेज लिख लीजिए। अब लैंग्वेज लिख लीजिए बेटा। लैंग्वेज है हमारी
अभिकारकों, लिखते हैं ना बेटा, लिखते हैं ना, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है बेटा आगे बताऊंगा, अब ये आपको मैं समझा नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे का टॉपिक है हमारा। अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ये सब बातें मैं आगे बताऊंगा आपको। अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि, ठीक है ना, आदि विशिष्ट होते हैं, आदि विशिष्ट होता है, ठीक है, आदि विशिष्ट होता है। मेरी बात को सुना ध्यान से बेटा, जो भी बेटा जो पदार्थ लिए जाते हैं उन पदार्थों की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, दहली ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब विशिष्ट होते हैं। तो सबके अपने अपने गुण, मतलब सबकी अपनी अपनी दहली ऊर्जा, सबकी अपनी अपनी सक्रियण ऊर्जा, मतलब सबकी अलग अलग होती है, सबकी विशिष्ट होती है, सबका अपना अपना गुण एक होता है नया। जैसे कि फूल का, जैसे कि मैं गुलाब का फूल लूं या गेंदे का फूल लूं, तो दोनों की स्मेल जो है अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का एक गुण है कि वो स्मेल देंगे, मतलब गंध देंगे, ये गुण है ना, विशिष्ट गुण है। तो अब गुलाब की जो स्मेल होगी वो अलग होगी, वो उसकी विशिष्टता है कि उसकी मीठी गंध होती है, ठीक है ना। अब गेंदे की ले रहे तो उसकी अलग स्मेल होगी, तो उसको उसकी विशिष्टता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ये मेरी विशिष्ट मेरा गुण है, ठीक है ना। जो फिजिक्स पढ़ाता है ये उसका विशिष्ट गुण है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है जो पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं बेटा है, लेकिन मेरा विशिष्ट गुण क्या है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना, ये मेरा विशिष्ट गुण है। इलेक्ट्रॉन उनका आदि विशिष्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में अतः विभिन्न अभिकारकों, अतः विभिन्न अभिकारकों की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, सभी अभिकारकों की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न, कोई फास्ट करता है वो स्लो करता है। जिन अभिकारकों की क्रियाशीलता, जिन अभिकारकों की क्रियाशीलता अधिक होती है, होती है, उनकी अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। हो गया। नोट हो गया, बता देना बेटा। चलिए आगे देखिए, नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 2 देखिए।
नंबर 2 देखिए बेटा हमारे पास में, नंबर 2 है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया, चलिए अब इसको लिखिए बेटा। अभिकारक की सांद्रता, जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा को बेटा बढ़ाओगे वैसे वैसे अब क्रिया की दर बढ़ेगी, ठीक है। वो कैसे बेटा, देखिए अभी समझाता हूं मैं आपको। देखिए अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता अधिक या बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर, आगे और लिख देता हूं बेटा, दर में वृद्धि, ठीक है ना। चलिए अब हो, अब क्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। अब क्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या है बेटा, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के, अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के, किसी अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती होता है या होती है, ठीक है। माना अभिक्रिया, माना एक अपक्रिया में अपक्रिया मान रहा हो A+2B गिव्स आउट C+D, ठीक है। लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, कहता है कि जो रेट है, जो आर है भाई, रेट बोलते हैं ना दर को, वो अभिकारी पदार्थ ए सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारी पदार्थ बी सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है ना। जो ये आगे लिखा है पावर बन जाएगी। आर समानुपाती है ए के सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक है ना, गुणनफल ये हो गया। यही बोल रहा है आपसे, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे देखिए।
नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बेटा है, मतलब उसी का अभिकारक जो कारक थे ना, कारक फैक्टर, तो वो तीसरा फैक्टर बेटा है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, ठीक है ना, तापमान। चलिए देखिए, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, उसका बेटा रीजन भी अभी हमको मिलेगा, ठीक है ना। प्रति 10 डिग्री, ध्यान सुनना मेरी बात, प्रति 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री सेल्सियस में ताप बढ़ाऊंगा, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की, ध्यान सुनना, अभिक्रिया की दर कितनी बढ़ जाती है, की दर दोगुनी, दोगुनी हो जाती है। अगर किसी अभिक्रिया में आपने 10 डिग्री सेल्सियस, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेटा आपका आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो आपकी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 2 किलो मतलब 2 मोल प्रति लीटर की प्रति सेकेंड के वेग से अगर हो रही है, तो वो दोगुनी यानी कि 4 हो जाएगी बेटा, 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। हो गया, आगे लिखिए इसमें बेटा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिकारी पदार्थों, ताप बढ़ाने पर अभिकारी पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा एवं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, साथ में उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। चलो यहीं लिख देता हूं,
जिससे, ठीक है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि, इससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, और कर लीजिए। हो गया? बिठा दे, चल। नेक्स्ट देखिए, अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 4 है बेटा। अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट हो गया, रिएक्टेंट स्थिरांक होता है कांस्टेंट में, तो रिएक्शन में अभिकारी पदार्थ। ठीक है, चल। हो गया, चल। सरफेस एरिया जानते बेटा, देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये चाक है, ठीक है, ये चाक है, तो आप देखो बेटा, एक ये सरफेस हुआ, एक ये सरफेस हुआ, एक ये सरफेस हुआ, एक ये सरफेस हुआ, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस चाक के अगर मान लीजिए मैंने टुकड़े बना दिए, इस चाक के टुकड़े बना दिए, तो टुकड़े बनाऊंगा तो ये चाक बेटा, एक ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, एक ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, एक ये ऊपर, एक ये ऊपर, ठीक है ना, और ये भी जो अलग अलग होगा तो इसके भी क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही बेटा होता है यहां पर है कि जो हमारे ये अभिकारी पदार्थ होते हैं उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन जो है, जो अभिक्रिया की दर है उतनी तेजी होगी, तेजी से होगी, आप फास्ट होगी। अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, ठीक है, जितना अधिक होता है अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होती है, ठीक है। अब ऐसा क्या है बेटा, ये सब पॉइंट आपको सरफेस केमिस्ट्री में समझ में आएंगे, प्रश्न साइन में आप थोड़ा सुन लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, आप परेशान नहीं होना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे लेसन से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये चीज जो है बेटा आप फिर से पढ़नी है, ठीक है, आपको फिर से पढ़नी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं बोल देता हूं लिख लीजिए बेटा, अधिक होती है, आगे लिखिए इसमें, ठोस अभिकारी पदार्थों का, इसके आगे लिखिए, ठोस अभिकारी पदार्थों का
ठोस अभिकारी पदार्थों का, हो गया, ठोस अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ठोस अभिकारी पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में या चूर्ण में या विलयन के रूप में बना लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में या चूर्ण में या विलयन के रूप में बना लेते हैं। नंबर 5 बेटा एडिंग डालेंगे आप। उत्प्रेरक की उपस्थित, उत्प्रेरक की उपस्थित, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने के मिलेगा। आप सब्र रखिए थोड़ा, ठीक है ना। तो ये जो कुछ पॉइंट है बेटा, ये सब आपको सरफेस केमिस्ट्री में समझ में आएंगे बेहतर से बेहतर। मैं समझाने लगूंगा, फिर आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो आप तो उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिए, आप थोड़ा लिखिएगा इसको। अब आगे लेसन पढ़ना है आपको, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति लिखिए उसमें। उत्प्रेरक अभिकारी पदार्थों की, उत्प्रेरक अभिकारी पदार्थों की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, एक्टिवेशन, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। हो गया। छठा है बेटा आपका प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शनें आपने देखी होंगी, जैसे कि मैंने आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाया था CH4 का क्लोरीनीकरण, तो ये HNO सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पढ़ाई थी मैंने। तो कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और मैंने मेथेन एथेन का क्लोरीनीकरण आपको सिखाया भी था, याद भी होगा क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। चलिए लिखिए, कुछ क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, कुछ क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुएं फोटॉन ऊर्जा ग्रहण करके ऐसी क्रियाओं में अभिकारक अणुएं फोटॉन ऊर्जा ग्रहण करके अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं,
अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं। हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका दाब का प्रभाव। एक हेडिंग और है, लास्ट है दाब का प्रभाव। डाल लीजिए दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया। चलिए लिखिए बेटा इसमें, लास्ट बेटा लिख लीजिए इसमें भी, यदि दाब का प्रभाव पड़ता है ठीक है ना, यदि दाब का प्रभाव पड़ता है, जैसे अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, तो जैसे अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, तो अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में मोलों की संख्या तो अपक्रिया की दर उस अपक्रिया में मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। धन्यवाद।